आज आपको चैप्टर 3 का पार्ट 6 जिसमें टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जो है किस प्रकार से गति करेगा और वो क्या वेग प्राप्त करेगा, कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, वो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे। ठीक, आपके लिए काफी प्रमुख भी होगा इसका कण द्वारा जो अर्जित ऊर्जा आएगी इसमें कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी ग्रहण करेगा वैद्युत क्षेत्र में, वो बहुत प्रमुख होगी। ठीक, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होती हैं। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें Q आवेश का कोई कण रखा है। ठीक, ध्यान देना सभी लोग कि कोई पॉजिटिव चार्ज इस बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक, और इसका मास जो है m है। एक चीज ध्यान रखना, मास और चार्ज। ठीक, जो चार्ज है ये कहीं पर अगर होगा तो वहां मास जरूर होगा। ठीक, मतलब अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश होगा तो वस्तु का द्रव्यमान जरूर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है लेकिन द्रव्यमान भी है उसमें, लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो। ठीक, अब ऐसे मास है हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास किसी पदार्थ का टुकड़ा है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई ये टुकड़ा है। ठीक, मान लीजिए पेन है, तो उस पर द्रव्यमान तो है इसमें, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कह पाएंगे कि चार्ज भी है। चार्ज तो तब आता है जब रगड़ते हैं, लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो मास अवश्य होगा। तो यहाँ पर वही बात है कि प्लस क्यू आवेश का कोई कण, कण का मतलब द्रव्यमान जरूर होगा। अगर पार्टिकल का नाम ले रहे हैं तो उसमें पार्टिकल की क्वालिटी ही है। ठीक, द्रव्यमान, कण का मतलब द्रव्यमान का लक्षण ही है कण। ठीक, तो m द्रव्यमान का कोई कण है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है प्लस क्यू आवेश का। आप थोड़ा ध्यान दो कि धनात्मक आवेश पर यह वैद्युत क्षेत्र ऐसे होता है धन से ऋण की ओर। अगर दो प्लेटें हैं, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। ठीक, तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इस वाले चार्ज पर बल लगेगा। आप जरा दिमाग लगाओ कि बल किधर लगेगा। ठीक, तो हम धन प्लेट से यह चार्ज रिपल होगा और ऋण प्लेट से अट्रैक्ट होगा, तो इस पर बल तो इधर ही लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पर बल लगेगा। मान लीजिए कितना बल लगा, F बल। ठीक, F बल लगा और ये भी जानते हैं आप वैद्युत क्षेत्र E हो और उसमें Q चार्ज का कोई कण रखा हो तो उस पर जो बल लगता है वो F बराबर होता है क्या, QE। ठीक, F बराबर QE। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। ठीक, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि चार्ज हमारा पॉजिटिव है। और यदि चार्ज ये निगेटिव होता तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस पर बल कार्य करता। ठीक, तो F बराबर QE बल लगेगा इधर की ओर। इसमें ये रखा था मतलब विराम अवस्था में रखा था। इसमें हमने कण रखा विराम अवस्था में रखा है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0। ठीक, मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 होगा, हमने रखा है। अब जैसे किसी भी क्षेत्र में किसी कण को अगर एक स्थान पर स्थित कर दें तो उसका वेग 0 होगा, उस पर बल लगा। अब अगर ऐसा कर दें कि ये इसको हमने रखा हुआ है, पकड़ा है, कुछ भी किया है और इस पर बल इधर लगा है, जब तक हमने इसको स्थिर रखा तब तक ये गति नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, बल इस पर उधर लगे तो निश्चित रूप से उधर गति कर देगी। ठीक, यदि हम इस कण को स्वतंत्र कर दें तो ये कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा। मान लीजिए कण को स्वतंत्र किया तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलकर यहाँ पहुंच गया। ठीक,
मान लीजिए ये x दूरी तय कर गया, ये दूरी x तय कर गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक। x दूरी तय कर गया, x दूरी तय करके यहां पहुंच गया, यहां पर इसका वेग हो गया v, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 था और बाद में इसने वेग क्या प्राप्त कर लिया v, ठीक। कोई चीज है विरामावस्था में हो, अचानक वो चलने लगे तो उसमें कुछ स्पीड आ जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, वही हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें गतिज ऊर्जा उसकी कितनी होगी, ठीक। तो मान लेंगे कि माना m द्रव्यमान तथा प्लस q आवेश का कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है या रखा है, तब कण पर कार्यरत वैद्युत बल, कण पर कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू क्यू, किधर लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक। अब यदि कण को स्वतंत्र किया जाए तो इस बल से कण त्वरित गति प्रारंभ कर देगा, यहां से यहां तक गति करने लगेगा, ठीक। यदि कण को स्वतंत्र किया जाए तो कण त्वरित गति प्रारंभ करेगा। मान लीजिए a त्वरण उत्पन्न हुआ तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल को ma लिख सकते हैं, बराबर क्या आएगा q। इस कण पर बल लगा, जब तक हमने इसको रखा था, एक जगह स्थिर किया था तो नहीं चला, लेकिन जैसे स्वतंत्र किया तो बल के प्रभाव से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगा, ठीक। तो बल की प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से बल है तो त्वरण जरूर होगा, तो F बराबर ma, a त्वरण से वो गति करने लगा, किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यहां से त्वरण का मान क्या आया, qe अपान, इतने त्वरण से ये वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलता है, ठीक। अब हम माने अगर कि यदि कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x दूरी तय करके v वेग प्राप्त करें, लिखेंगे यदि कण इस त्वरण के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर ले, तो यहां पर लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक। वेग उसने अंतिम वेग v प्राप्त किया है, प्रारंभिक वेग 0 है, 2a, a का मान क्या है, qe अपान m इंटू x, दूरी x, ठीक। तो यहां से वेग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2qe अपान m इंटू x या v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2qe अपान m इंटू x। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उसका वेलोसिटी ही कैलकुलेट करवाते हैं, जो आपको लाना पड़ेगा v इक्वल टू अंडर रूट 2qe अपान m इंटू x। चार्ज चाहे कैसा भी हो, ये अगर निगेटिव चार्ज होगा पर कितना पड़ेगा कि वो इधर चलने लगेगा, तो निगेटिव चार्ज होगा यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर E, यहाँ पर Q के स्थान पर E आप लिख देंगे कि और इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर क्योंकि वो निगेटिव चार्ज वाला है। यदि प्रोटॉन है तो वहाँ पर E आएगा, लेकिन वो चलेगा उसी डायरेक्शन में, धनावेश की दिशा में, मतलब जिधर धनावेश चलेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक। तो इतना तो वो वेग प्राप्त करेगा। अब बात आती है वो ऊर्जा कितनी प्राप्त करेगा, गतिज ऊर्जा कितनी प्राप्त करेगा, ठीक। तो ध्यान देना, चाहो तो इस वेग को थोड़ा और सही कर सकते हो आप, ठीक। यदि पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर v हो, मतलब जहां पर इसको रखा था और जहां ये बल के प्रभाव से पहुंच गया
इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो तो आप जानते हैं विभवांतर v इक्वल टू होता है या वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है विभवांतर बटे दूरी। कल आपको बताया था इक्वल टू v अपान डी, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू v अपान एक्स। v क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर, मतलब पहले जिस स्थान पर आवेश को रखा था उस स्थान से जहां आवेश पहुंच गया उस स्थान के बीच का विभवांतर। तो इक्वल टू हो जाएगा v अपान एक्स, यहां से v इक्वल टू क्या आएगा ex। आपके वेलोसिटी में ex वाला पद इतना है, तो जहां पर ex है वहां पर क्या रखा जा सकता है v। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडर रूट 2q ex के स्थान पे v रखा जा सकता है, अपान में क्या आ जाएगा। इस प्रकार से विभवांतर के पदों में हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कण कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा। देखो ये धन घटे ऋण तो बीच में विभवांतर तो होना ही है। ठीक, अब ये जो विभवांतर है इन दो बिंदुओं के बीच का है जहां से जहां तक गति की है, तो इतने में जो विभवांतर है वही हमारे काम का है कि उस विभवांतर के प्रभाव से चला है। क्या करेंगे, लिखेंगे कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी ग्रहण कर लेगा कण। ठीक, भाई कण जो है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी ग्रहण कर लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या सूत्र लगा दें, जानते हैं हाफ एम स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी वो हाफ एम स्क्वायर होगी। यहां से k इक्वल टू निकल कर आएगा हाफ एम v। v का मान क्या है अंडर रूट 2 q अपान m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा qv अपान m का होल आंसर। ठीक, तो क्या आ जाएगा हाफ, देखिए ध्यान देना वर्क करेंगे तो वर्क से रूट हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आपके पास केवल बचेगा qv। ठीक, कण द्वारा ग्रहण की गई गतिज ऊर्जा होगी qv। q क्या है आवेश, कण पर कितना चार्ज। v क्या है कण ने जब गति की है तो वो कितने विभवांतर के प्रभाव से चला, तो qv गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल, ध्यान देना, अब हम लिखे थे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए बात एक ही है और वो दोनों भी विभवांतर के अंतर्गत चले या जहां से जहां तक गति करें उन दोनों बिंदुओं के बीच का पीडी जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका v हो। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो आपका E होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को विभवांतर क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक, अल्फा कण की बात करें, अल्फा कण के लिए तो अल्फा कण पर आप जानते हैं q इक्वल टू 2e चार्ज होता है। ठीक, अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, तो k इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा q के स्थान पर 2e और साथ में क्या आ जाएगा v। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि कितना आवेश कितने विभवांतर से चल रहा है। आवेश पर भी बात निर्भर करेगी कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा और विभवांतर पर भी निर्भर करेगी कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा। ठीक, तो मेन का फार्मूला याद रखेंगे k इक्वल टू qv। ठीक, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाए तो उसका चार्ज रख देंगे विभवांतर से। देखो ये जो विभवांतर है यहाँ से यहाँ तक कण ने त्वरित गति की है और त्वरित गति यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना है, तो हम कह सकते हैं कण यहाँ से यहाँ तक v विभवांतर से त्वरित हो रहा है। अब आपको अगर पूछे कि कोई चार्ज q v विभवांतर से त्वरित हो तो वो कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो आप बताएंगे q। कोई चार्ज q v विभवांतर से त्वरित हो तो वो कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा, k इक्वल qv। ठीक, और यदि यहीं पर बात करें अल्फा पार्टिकल है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगा, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है 2e होता है, तो वो 2ev काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगा। ठीक, इस प्रकार हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति होने से कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी। ठीक, देखिए इसके बाद आपको बताएंगे
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। तो सबसे पहले जानेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऊर्जा का लिख सकते हैं, या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, आपने अभी पढ़ा कि यदि Q आवेश का कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए और उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो, ठीक, तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है QV, ठीक। मतलब Q आवेश का कण v विभवांतर से त्वरित हो, v विभवांतर पर आरोपित हो, तो QV गतिज ऊर्जा के अंतर्गत वो गति करता है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि जो चार्ज हमने लिया है वो किसी अन्य पार्टिकल का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का हो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है? E, ठीक। और विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट हो। अगर V वोल्ट है EV रहेगा, और 1 वोल्ट है तो 1V रख सकते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। या यहाँ पर ऐसा कर दो, V को विभवांतर रहेगा, चार्ज उसका हो गया Q = E, विभवांतर V, और आगे विभवांतर हम रख रहे हैं ये कूलम हो जाएगा, और V का मान 1 वोल्ट। ध्यान देना थोड़ी मेरी बात पे, 1 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और उस पर PD जो आरोपित है वो 1 वोल्ट है, ठीक। तो यहां से K = यदि हम लाएं तो 1.6 × 10⁻19 ये हो जाएगा कूलम वोल्ट या वोल्ट कूलम, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कूलम। दिमाग लगाओ थोड़ा, कूलम वोल्ट, यहां से देखो तो कूलम वोल्ट गतिज ऊर्जा का मात्रक, और कूलम वोल्ट गतिज ऊर्जा का दूसरा मात्रक आपने पढ़ा है जूल, तो कूलम वोल्ट को हम जूल भी लिख सकते हैं। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक। और ये कब आया है? जब एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा था E, और विभवांतर कितना रखा था? 1 वोल्ट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आई, यही आपका 1 eV होता है एक इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि ऊर्जा का पहली बार छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक। यहां पर लिख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 eV कहते हैं। eV से लिखते हैं इसको, ठीक। चूंकि आप जानते हैं K = QV, ठीक। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए होगा eV, ठीक। और E का मान ये, और इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम वोल्ट जूल
ऊर्जा के मात्रक जूल के इक्वल है, तो कूलाम वोल्ट के स्थान पर रख देंगे जूल, तो 1 eV इक्वल टू यही जो कितनी गति ऊर्जा आती है वो 1 eV है, तो 1 eV हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ परिभाषा हो गई। किसी इलेक्ट्रॉन, ठीक, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 eV कहते हैं, ठीक। इसके बाद 1 eV यहाँ पर लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किलो eV आता है, ठीक, k eV, तो किलो eV निकालने के लिए 10⁻³ से इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। इसी प्रकार मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए तो 10⁻6 से गुणा हो जाएगा, तो ये 1.6 × 10⁻⁻ कितना रह जाएगा 30। ये आपके लिए बहुत प्रमुख रहेंगे, आप आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स का, उसमें ईवी ऊर्जा के मात्रक, वहाँ पर जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक, तो वहाँ पर ऊर्जा के मात्रक ईवी या एमईवी होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ पर आपको कन्वर्ट करना बहुत काम आएगा। तो एमईवी को जूल में कैसे कन्वर्ट करें और ईवी को जूल में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप इस प्रकार से इसको परिवर्तित करेंगे, ठीक। ध्यान रखना सभी लोग, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन के बाद इसमें आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति में उसका जो पथ आएगा वो कैसा होगा। तो आप सोच रहे होंगे अभी हमने पैरेलल तो पढ़ा था, पैरेलल तो पथ तब था जब आपने विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही कण को चलाया था। यहां पर हम विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर कण को चलाएंगे, लंबवत कण को चलाएंगे, ठीक। देखो जब कोई आवेशित कण किसी भी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करे, ठीक, जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे हो और पॉजिटिव चार्ज आए तो ऐसे चलेगा, निगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे चलेगा, तो पथ उसका एक सरल रेखा होगा, ठीक। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करे, पैरेलल प्रवेश करे, तो उसका पथ एक लाइन रेखा होगी, ठीक। और हम जो यहाँ पर आपको बताएंगे, याद रखना होगी, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा, तो उसका पथ जो होगा वो लीनियर रेखीय होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं रेखीय वाला, ध्यान रखना कि यदि कोई आवेशित कण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा। आप याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी पिंड को फेंकते थे, ठीक, पिंड की गति द्विमीय होती थी, 2 डायमेंशन, ठीक, और पिंड गति करता हुआ पृथ्वी पर आता था, उसका पथ होता था परवलयाकार, ठीक। यहां पर भी कुछ वैसी बात आने वाली है, हम प्रूफ करके देखेंगे क्या कुछ तक वैसे ही होगा, देखते हैं। तो मान लीजिए इस बार ये प्लेट आपकी धन प्लेट है, ठीक, और ये नीचे ऋण प्लेट है, ध्यान देना। एक आपकी धनात्मक प्लेट है और दूसरी आपकी कैसी प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट, ठीक। ये ऊपर की प्लेट हो गई, ये नहीं। अब देख लो हमने कैसे लिया है, जब हम प्लेटें इस प्रकार से लेते हैं, ये प्लस माइनस तो विद्युत क्षेत्र ऐसे होता है, ठीक। और यदि हम प्लेटों को इस प्रकार से लें, ठीक, और ऊपर प्लस प्लेट रखें, नीचे माइनस प्लेट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसको उठाकर ऐसे होगा, ठीक। तो ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट, इस पर एक समान रूप से क्या है आपका धनावेश है, ठीक। और जो ये नीचे वाली प्लेट है ये निगेटिव प्लेट है, इस पर एक समान रूप से क्या है, निगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, ठीक। फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, ऊर्ध्वाधर नीचे की, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऊर्ध्वाधर होगी नीचे की, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, देख लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब हमें याद करना है कि इसमें कोई आवेशित कण अगर चले तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि आवेशित कण इसमें जब आएगा तो क्षेत्र के परपेंडिकुलर आएगा, लंबवत प्रवेश करेगा। हमने बताया अगर क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करेगा तब तो रेखीय पथ पर ही चलेगा, लेकिन अगर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक। मान लीजिए एक Q आवेश का कण है, ठीक, और ये Q आवेश प्लस Q आवेश का कण मान ले, और ये यहां प्रवेश करता है परपेंडिकुलर, ऐसे आता है प्रवेश कर जाता है। कण आ रहा है प्लस Q आवेश का कोई कण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेग से प्रवेश करता है, ठीक। तो अच्छा आप देखिए जरा कि जब ये कण ऐसे बढ़ते हुए यहां पर आएगा, जैसे यहां पर आएगा, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेगा, क्योंकि इसका v वेग तो परपेंडिकुलर है वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र किधर है, ऊपर से नीचे, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ठीक। जैसे ही ये कण प्लस Q आवेश का कण v वेग से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा, कण पर तुरंत बल लगेगा, ठीक। हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, ठीक। तो इस पर एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, लेकिन इसका वेग कैसे है, एक सरल रेखा में, ठीक। इसका वेग एक सरल रेखा में है, तो सरल रेखीय वेग एक क्षैतिज दिशा में वेग होने के कारण ये क्षैतिज दूरी तय करता हुआ आगे बढ़ेगा, ध्यान देना थोड़ा, ऐसे आगे बढ़ेगा, और साथ साथ में इस पर एक ऊर्ध्वाधर बल नीचे की ओर लगेगा, ठीक। ऊर्ध्वाधर बल का प्रभाव क्या रहेगा, इसको नीचे लाना, और इस क्षैतिज वेग का प्रभाव रहेगा इसको आगे बढ़ाना। इसका मतलब ये कुछ नीचे भी हटेगा, आगे भी बढ़ेगा, ठीक। आगे बढ़ने का मतलब ये x डायरेक्शन में चलेगा, नीचे आने का मतलब y डायरेक्शन में चलेगा, ठीक। तो इसकी गति 2 v में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रूम हो, क्षेत्र या आयताकार मैदान हो, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई को छोड़ दो, आप अन्य कहीं पर दौड़ने लगो उसमें, या विकर्ण के अनुदिश दौड़ने लगो, तो जब विकर्ण के अनुदिश दौड़ोगे तो लंबाई में भी कुछ दूरी तय होगी और चौड़ाई में भी कुछ दूरी तय होगी, ठीक। तो वो हमारी मोशन जो होगी वो 2 डायमेंशन है। और अगर आप केवल जैसे मान लीजिए ये कण डायरेक्ट ऐसे चलता जाए, ठीक, तब तो रेखीय एक 1 डायमेंशन है, लेकिन जो इस पर वैद्युत बल लगेगा, कितना वैद्युत बल लगेगा, कण पर कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल लगेगा F = QV, ठीक है, किधर की ओर, नीचे की, नीचे की ओर, अतः कण 2 डायमेंशन 2D गति करेगा, या 2 डायमेंशन गति करेगा, द्विमीय गति करेगा, गति करेगा, ठीक। 2 डायमेंशन गति करने का वो क्षैतिज भी आगे बढ़ेगा, ऊर्ध्वाधर थोड़ा नीचे भी जाएगा, तो उसका पथ कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा बल लगना चालू हो जाएगा, उसका पथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक, ऐसे निकलेगा, मतलब एक इस प्रकार से वक्रीय पथ बनाता हुआ बाहर निकलेगा। और किसी क्षण वो मान लो यहाँ पर आ गया, तो जैसे वो यहाँ पर आया, मान लीजिए ये पॉइंट हमने मान लिया P, ठीक, और P पॉइंट माना तो वो क्षैतिज दूरी चल गया मान लो x, और ऊर्ध्वाधर दूरी चल गया y, ठीक। अब एट पॉइंट P जरूरी थोड़ा ना है कि P पॉइंट हम यहाँ लें, ठीक, आप P पॉइंट यहाँ ले लो, तो क्षैतिज दूरी x हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर दूरी y हो जाएगी, ठीक। आप चाहे तो पॉइंट को यहाँ ना लेकर पथ के किसी बिंदु पर ले सकते हैं, ये पॉइंट P है, ठीक, जिसका निर्देशांक x, y निर्देशांक होने का मतलब आप तो समझ सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दूरी ये y तय करेगा, ठीक है, और जो क्षैतिज दूरी होगी यहां से यहां तक की वो कितनी तय करेगा, x तय करेगा। ये क्षैतिज दूरी हो गई यहां से यहां तक की, यहां से, ठीक।
क्षैतिज दूरी x तय की, ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करके बिंदु P पर पहुंच गया है। और मान लीजिए बिंदु P तक आने में इसको कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम लगा कि यहाँ से बिंदु P तक पहुंचने में t टाइम लगता है। ठीक, ध्यान देना भाई। क्या किया मैंने, केंद्रमान या प्लस q आवेश का कण वैद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर प्रवेश करेगा v वेग से, तो t टाइम के बाद वो बिंदु P पर पहुंच गया। क्षैतिज दूरी x तय कर डाली, ऊर्ध्वाधर दूरी y तय कर डाली। रियल में उसका पथ ये है, ये वाला। ठीक, और ये क्षैतिज दिशा में हमने इसको मिला दिया, आगे बढ़ाया है। तो कहीं पर आप पॉइंट भी मान और इसको इससे मिला दो तो ऊर्ध्वाधर दूरी कुछ हो जाएगी, फिर क्षैतिज दूरी हो जाएगी। तो कण 2D गति करेगा। ठीक, अब बल है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से त्वरण होगा। F बराबर क्या रखा जा सकता है, F बराबर क्या आएगा, यहाँ से इक्वल टू क्या आएगा, QE अपान इतना त्वरण होगा। ये जब कण नीचे की ओर गति करेगा इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर त्वरण होगा QE अपान m। क्या है, m है कण का मास, द्रव्यमान। कण का द्रव्यमान जो है वो m है। ठीक, इसके बाद देखिए ध्यान देना, क्षैतिज दूरी किस वेग से तय हुई, v वेग से। कितने समय में, t समय में, क्योंकि कण यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम लिया, तो क्षैतिज दूरी t समय में तय हुई। और ये भी दूरी t समय में तय हुई। क्यों, क्योंकि इतने t समय में ऊर्ध्वाधर नीचे की y है, क्षैतिज x भी है। तो देखो लगा सकते हो आप, क्षैतिज दूरी x इक्वल टू क्षैतिज वेग v और टाइम कितना t, समय t। ठीक, समय t, क्षैतिज दूरी x, वेग v, समय t, यहां से t का मान क्या आ जाएगा, x अपान टाइम निकाल लिया। अब लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, द्वितीय समीकरण से, ठीक, क्या होती है गति की द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है, इस समीकरण को हम लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आप सोचो जरा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दूरी कितनी तय हुई, y। ध्यान दो, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दूरी तय हुई y, और u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, और यहां पर ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग नीचे की ओर है ही नहीं, क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की ओर नहीं है। तो v यहां पर वेग प्रारंभिक वेग 0, टाइम t ऐसे छोड़ दो। ठीक, 11 x अपान v हो तो 0 हो जाएगा, प्लस ध्यान दे लो ऊर्ध्वाधर वेग यहां नहीं है नीचे की ओर, प्रारंभिक तो क्षैतिज वेग है। फिर क्या आया, हाफ a का मान क्या रख दें, qv अपान m, t का मान रख देंगे x अपान v का होल स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ qv अपान m इंटू में x स्क्वायर अपान v स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हाफ qv अपान m v स्क्वायर और x। ठीक, ये पथ की इक्वेशन आई है, और इस इक्वेशन में चर x की अधिकतम घात, देखो x y इसमें बदलते हैं, वेरी करते हैं, वेरिएबल x y है, चर x की अधिकतम घात 2 है, चर y की अधिकतम घात 1 है। तो ऐसा समीकरण आपका होता है परवलय से, पढ़ेंगे आप, y बराबर cx स्क्वायर का ये रूप है। ठीक, तो ये परवलय समीकरण है। इसका मतलब जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तो उसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई कण, कोई पिंड गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है या किसी कोण पर उसको क्षैतिज से फेंकते हैं, तो उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, तो उसका भी पथ परवलयाकार होगा। पथ की इक्वेशन आपकी है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल होते हैं। आवेशित कण चार्ज का मान, चार्ज बटे द्रव्यमान, ऐसे कुछ नोट पूछता है। ई का मान दिया होता है, वेग v का मान देते हैं, क्षैतिज दूरी बताते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी विचलन बताते हैं। ठीक, और आसानी से आप कुछ भी इसमें कैलकुलेट करना हो कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप इसकी तैयारी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा होगी।